हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा क्लासेस कुछ दिनों बाद हो रही हैं, पर आप पेशेंस के साथ समझते रहिए और थोड़ा सा यकीन करिए कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपके पैडागोजी वाले सेक्शन और आपके जो दो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सबके सिलेबस में कवर करा दूंगा। बस थोड़ा सा यकीन और थोड़ा सा बिलीव बनाए रखो। चलिए, आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे शिक्षण को, यानी टीचिंग को, इसके अर्थ को, इसकी विशेषताओं को कवर करेंगे। और ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है और बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड, और पेपर सेकेंड का नाम क्या है तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अच्छा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। और आज की टॉपिक है शिक्षण। कंप्लीट हम लोग टीचिंग के बारे में जानेंगे, शिक्षण के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जो क्लासेज आएंगी लगातार वो शिक्षण से ही रिलेटेड आएंगी। इसके बाद हम लोग शिक्षण के स्तर को जानेंगे, शिक्षण विधियों को जानेंगे, यानी 3-4 जो क्लास आने वाली हैं पेपर सेकेंड का वो इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लास को देखेगा। अच्छा, अगर कोई टीचर सिलेबस कवर कराता है ना तो आप मेरे भाई जो उसकी जितनी भी क्लासेज आती हैं उनको फॉलो किया करो, क्योंकि वो अपने अनुसार सिलेबस को कवर कराता है। किस तरीके से वो कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करता है ताकि सिलेबस का कोई भी पोर्शन छूटे ना। तो जितनी भी क्लासेज आती हैं आप ईमानदारी के साथ बस कवर करते चलो और लास्ट में ये पाओगे कि आप सिलेबस पूरा कवर कर लिए हो जिस तरीके से मैं कवर कराता हूँ। ठीक है, आओ सबसे पहले हम लोग शिक्षण को समझेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई पेशेंस के साथ और शांति से पूरा लेक्चर देखेगा कि मेरे भाई टीचिंग होती क्या है, शिक्षण होता क्या आखिर। तो देखो, अभी से मैं व्यवहारिक लैंग्वेज बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसे समझो। शिक्षण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, कुछ मनोवैज्ञानिक तो शिक्षण को मेरे भाई कला मानते हैं। टीचिंग को कहते हैं टीचिंग इज आर्ट, टीचिंग एक कला है। ठीक, अभी मैं उसको समझाऊंगा किस तरीके से कला है। तो जो शिक्षण है शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह सीखने को प्रेरित करने के लिए किए गए कार्यों की एक प्रणाली है। इसका विशेष कार्य ज्ञान प्रदान करना और कौशल विकसित करना है। एक पॉइंट यहाँ पे मेरे भाई हाईलाइट करना कि इसका विशेष कार्य ज्ञान प्रदान करना। अब आप अगर मेरे भाई टीचिंग कहीं हो रही है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है तो कहोगे सर जी नॉलेज देना, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज का स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना, यही तो शिक्षण का कार्य होता है ना। तो इसका विशेष कार्य होता है ज्ञान प्रदान करना या फिर कौशल विकसित करना। कौशल विकसित मतलब समझते हो, माइक्रो टीचिंग होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जितनी भी छात्र अध्यापिका होती हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, तो उनके हम कौशल को डेवलपमेंट करते हैं ना, उनके स्किल को डेवलपमेंट करते हैं ना। तो यही तो टीचिंग का अर्थ हुआ ना कि टीचिंग का अर्थ मतलब। अच्छा चलो एक बात अभी समझाऊं इसको अपने लैंग्वेज में। देखो, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होती है। तो एक मेरे भाई ज्यादा परिपक्व व्यक्ति, ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक ज्यादा परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को अगर कुछ सिखा रहा है तो हम कहेंगे वहां पे भैया शिक्षण हो रहा है, वहां पे टीचिंग हो रहा है। एक ज्यादा मैच्योर व्यक्ति कम मैच्योर व्यक्ति को अगर कुछ सिखा रहा है तो हम कहेंगे वहां पे शिक्षण हो रहा है। क्योंकि कभी भी कोई अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता, वो हमेशा एक लर्नर ही होता है। चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि शिक्षण वो होता है जो एक मेरे भाई ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कम जानने वाले व्यक्ति को कुछ सिखा रहा है, तो हम कहेंगे वहां पे भैया शिक्षण का कार्य हो रहा है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। आ जाओ अभी थोड़ा सा इसे भी समझो। शिक्षण एकमात्र तत्व आपसी रिश्ते यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर क्रियाकलाप है जो विद्यार्थी को लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। मेरे भाई शिक्षण का आखिर अर्थ क्या है तो वो आपके लक्ष्य को अग्रसर करना। अभी ध्यान से सुनना, अगर आपको मान लो 2 का टेबल नहीं आ रहा है, 3 का टेबल नहीं आ रहा है, एक अध्यापक साहब आपको टेबल याद करा रहे हैं तो आपके लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर रहे हैं ना, ताकि आप टेबल सीख जाओ। तो यही तो है कि मेरे भाई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विद्यार्थी है उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होना, उसको मेरे भाई नई नई चीजों का अधिगम होना, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं अब शिक्षण को समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझ लो। यहाँ पे देखो एक मैम साहब हैं और इनको पढ़ा रही हैं। कहोगे सर जी ये डायग्राम काहे सेलेक्ट किए हो, तो इसके पीछे 2 रीजन है। क्योंकि मेरे भाई पहले पहले क्या होता था ना, कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे वो ये मानते थे जो शिक्षण होता है वो द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है, सिर्फ उसमें 2 लोग होते हैं। एक तो भैया यहाँ पे मैम साहब, एक अध्यापक या अध्यापिका साहब, और एक तो यहाँ छात्र एवं छात्राएं होती हैं। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और बोला गया ये त्रिध्रुवी होते हैं, यानी इसमें 3 लोग कार्य करते हैं। कौन कौन से लोग, तो एक तो मैडम साहब, एक तो यहाँ पे
पे स्टूडेंट और एक ठो यहाँ पे मेरे भाई पाठ्य वस्तु। तो तीन लोग मिलके शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उम्मीद करते हैं ये डायग्राम से आप लोग समझे होंगे। देखो ये मैडम जी इन बच्चों को मेरे भाई कुछ सिखा रही हैं, कुछ बता रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट भी बैठा, बाकी यहाँ पे छात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिखा रही है, शिक्षण का कार्य हो रहा है। अब देखो जो ऊपर बताया भैया उसको एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे देखो एडमंड साहब क्या कहते हैं कि शिक्षण वह आंतरिक अंतर पारस्परिक संबंध है जिसमें मुख्य रूप से कक्ष वार्ताएं शिक्षक एवं छात्र के मध्य होती हैं। पहले एडमिन साहब बोले थे कि भैया जो शिक्षण होता है ना वो तो आंतरिक अंतर पारस्परिक संबंध है इसमें, यानी हम एक दूसरे से बातें चीतें करते हैं छात्र अध्यापक, लेकिन इसमें सिर्फ दो लोग होते हैं। एक तो होते हैं प्यारे शिक्षक साहब, टीचर साहब, और एक होते हैं स्टूडेंट साहब यानी छात्र साहब, सिर्फ दो लोग। बाद में इसे मेरे भाई संशोधन करके ब्लूम वगैरह ने बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, शिक्षण में सिर्फ दो लोग नहीं होते, इसमें तीन लोग होते हैं। कहोगे सर जी कौन कौन? तो भैया ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना गया जिसमें शिक्षक छात्र के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु या फिर पाठ्यक्रम को भी शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया। बोलो सहमत हो कि नहीं? अगर अभी क्यों पाठ्य वस्तु को अभी इसमें अडॉप्ट किया गया मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये डायग्राम देख लो मेरे भाई, शिक्षा की टीचिंग प्रक्रिया में एक अध्यापक हो गए, एक छात्र हो गए और एक पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्य वस्तु हो गया। अच्छा पाठ्यक्रम को क्यों आवश्यक समझा गया? इसलिए समझा गया क्योंकि आपको एक दिशा दे दी जाएगी, ठीक है। आपको एक दिशा दे दी जाती है अध्यापक को कि भैया आपको इस दिशा में आगे पढ़ाते हुए एंडिंग बिहेवियर की तरफ यानी अंतिम व्यवहार की तरफ बच्चों को पहुंचाना है, उनके एक लास्ट में जो उनका उद्देश्य होता है वहां तक पहुंचाना। अगर मेरे भाई बात मानो, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता है तो आप भटकते भटकते जाओगे। तो वही प्रकार जब अगर पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम नहीं पता है तो एक शिक्षक भटकते भटकते अपने मन मर्जी अनुसार पढ़ाएगा, लेकिन अगर पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा तो वो एक सीधी रेखा में पढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे क्यों पाठ्यक्रम को हम लोग इसमें सम्मिलित किए, क्यों इसे त्रिध्रुवी बनाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। तो एडमंड जो थे उन्होंने कि शिक्षण को सिर्फ द्विध्रुवी माना, लेकिन बाद में ब्लूम वगैरह साहब ने इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग इसके बारे में समझोगे। अब कुछ प्यारी प्यारी डेफिनेशन समझ लो और कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग की क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत रहती है सर क्लास बहुत लंबी हो जाती है, पर अब मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास ज्यादा से ज्यादा 20 या मेरे भाई 25 मिनट्स की ही रहे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। चलो इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार क्या बोले कि शिक्षण वह कला है, अभी वह कला को मैं भैया यहाँ पे हाईलाइट किया हूं, अभी समझाऊंगा, जिसके द्वारा किसी दूसरे को सीखने में सहायता दी जाती है। ये बताओ क्लास में यहाँ 10 ठो लड़का लड़की या फिर स्टूडेंट छात्र छात्राएं बैठे हैं तो क्या होगा, वो दूसरे ही तो हैं, एक अध्यापक उनको सिखा ही तो रहा है ना। तो शिक्षा एक कला हुई कि नहीं हुई? कहोगे सर जी हुई। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो इसके अंतर्गत जानकारी देना, ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों दशाओं और क्रियाओं को प्रस्तुत करना जो सीखने में सुविधा प्रदान करे। छात्र के सामने वो मेरे भाई दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना, अच्छे अच्छे चित्रों का प्रयोग करना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल का प्रयोग करना, ताकि एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सीख सके। यही तो है शिक्षण कला, ठीक है। अब अगर मान लो कोई एग्जाम्पल आप देने जा रहे हो और एग्जाम्पल सटीक जगह दे रहे हो तभी तो वो हम कहेंगे टीचिंग आर्ट है। तो उम्मीद करते हैं इंग्लिश एंड इंग्लिश की ये डिफिनेशन आप समझे होंगे। अब देखो गेज के अनुसार मेरे भाई इसको भी समझो, प्यारी सी डिफिनेशन है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछनीय परिवर्तन लाना। कहते हैं अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका संवेगिक जो मेरे भाई आपके अंदर इमोशनल है वो भी कंट्रोल रहेगा, आपका सोशल जो है वो भी कंट्रोलिंग में रहेगा, यानी आप सबके साथ अच्छे व्यवहार करोगे। तो आपके व्यवहारों में वांछनीय यानी सही परिवर्तन लाना ही शिक्षण का मुख्य कार्य होता है, इसका उद्देश्य होता है, इसका एम होता है, इसकी थीम होती है। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अब देखो स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। निर्देशित मतलब ऊपर हम लोग समझे थे ना कि पाठ्यक्रम को क्यों हम लोग अडॉप्ट किए थे, ताकि हम एक मेरे भाई बच्चों को निर्देश के अनुसार पढ़ा सकें, एक दिशा के अनुसार पढ़ा सकें, ताकि बच्चों को हम भटकते हुए ना पढ़ाएं। अगर उनको लाइट का चैप्टर पढ़ाना है तो ये ना कि हम भटकते भटकते लाइट के चैप्टर पे, नहीं, हमें जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है उसी के अनुसार पढ़ाते हुए हम लाइट को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये मेरे भाई निर्देशित क्रिया है। उम्मीद करते हैं स्मिथ की भी डिफिनेशन आप समझे होंगे। अब देखो रॉयल्स की डिफिनेशन समझ लो।
देखो अभी एक डेफिनेशन ही सेलेक्ट करता तो काम चल जाता, लेकिन इतनी डेफिनेशन सेलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और कोई एक डेफिनेशन आपको अच्छी लगे और आपके मेरे भाई दिमाग में बैठ जाए, आप एग्जाम में लिख पाओ। रोहन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है उसको आप निर्देश कर रहे हो, निर्देशित कर रहे हो, तो मेरे भाई उसे हम शिक्षण कह सकते हैं। अभी इसे मैं कुछ बातें और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, पहले ये थोड़ा सा इसे समझो। जेम्स एम थाइम के अनुसार शिक्षण, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। प्यारी प्यारी डेफिनेशन है भैया, इसको आप अच्छे से समझ लो, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जेम्स साहब सबका निष्कर्ष निकालते हुए 21 शब्दों में बोल दिए, छोटे से मैन छोटी सी डेफिनेशन प्यारी सी दे दिए, बोले समस्त शिक्षण का अर्थ यानी मेरे भाई टोटल टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, सीखने में वृद्धि करना। अगर मैं यहाँ पे शिक्षण का कार्य कर रहा हूं तो आप एज ए स्टूडेंट क्या हो रहा है, आपके मेरे भाई आपका संज्ञानात्मक विकास की वृद्धि हो रही है, आप कुछ ना कुछ आप में मेरे भाई ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप शिक्षण के बारे में जान रहे हो, आप समाज के बारे में जान रहे हो, तो थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ हो रहा है ना। यही कहते हैं आपके प्यारे थाइम साहब कि मेरे भाई समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। इस डेफिनेशन को अपने अपने दिमाग में बैठा लेना अपने अनुसार समझ के। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अच्छा, एक बात यहां पे मैं और बताऊं, ध्यान से सुनना कि शिक्षण आखिर होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एक बात और ऊपर बताया था, शिक्षण एक कला है। एक अध्यापक जो होता है, एक टीचर होता है ना, वो तरह तरह की टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हुए शिक्षण की क्रिया को संपन्न करता है। तरह तरह का टीचिंग मेथड कहोगे सर जी कौन कौन सा है, तो सबसे पहले मेरे भाई टीचिंग मेथड तो बहुत होते हैं, लेकिन देखो योजना विधि का प्रयोग कर लिया, अन्वेषण विधि यानी खोज विधि का, ह्यूरिस्टिक विधि का, परियोजना विधि का, योजना विधि का, आगमन विधि, निगमन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करते हुए हम लोग शिक्षण के कार्य को संपन्न करते हैं, ताकि हमारा जो शिक्षण है ना वो ज्यादा से ज्यादा रुचि उत्पन्न कर सके बच्चों में, बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। ये मेरे भाई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अच्छा, कहोगे सर जी अभी देखो कुछ चीजें यहाँ पे बता दो, जो बच्चे यहाँ तक जुड़े हैं वो उनको लिए थोड़ा सा यूजफुल चीजें बताऊं। देखिए अभी क्लास इतना हो गई तो मैं कुछ चीजें बताऊं। अगर कोई टीचर अगर अपना सिलेबस कवर कर रहा है तो वो अपने अनुसार सिलेबस कवर कराता है। तो आपसे चाहे मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी का या फिर मेरा हिमांशु का रिक्वेस्ट समझना कि जितनी क्लासेज मैं अपलोड करता हूँ, जितनी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि सारी क्लास को देखेगा, क्योंकि जो मेरी सब क्लासेज और नोट्स रहते हैं ना वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहते हैं। अभी देखो जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें मैं टीचिंग मेथड को नहीं कवर किया हूं। क्यों नहीं किया हूं? क्योंकि टीचिंग मेथड का मैं अलग से आपको नोट्स दूंगा और एक ऐसे मैं लेक्चर लेके आऊंगा, 3 से 4 लेक्चर आएंगे टीचिंग मेथड पे, जिसमें हम लोग सभी शिक्षण विधियों को कवर कर लेंगे और वो शिक्षण विधियां तीनों पेपर के लिए यूजफुल होंगी। चाहे आप मेरे भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगा, चाहे जो ऑप्शनल आपके पैडागोजी हैं वहां भी टीचिंग मेथड है सभी। तो मैं 3 से 4 वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको टीचिंग मेथड को कंप्लीट हम लोग कवर कर लेंगे। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। इस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी क्लासेस जाती हैं उन क्लासेस को आप देखा करो। बहुत सोच समझ के मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूं ताकि बच्चों का समय मेरे भाई सार्थक वे में यूज हो। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग शिक्षण की विशेषताओं को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को समझते हैं। देखो इसकी विशेषताएं तो वैसे बहुत हो सकती हैं, पर जो यहाँ पे सेलेक्ट किए गई हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस से मैच करते हुए। देखो योकम और सिंपल साहब ने अच्छे शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत को विस्तार से वर्णन किया। देखो जो ये सिंपसन साहब हैं, जो योकम साहब हैं, इन्होंने अच्छे गुड टीचिंग के बारे में बताया था और यही गुड टीचिंग मेरे भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं हैं। इसको ऐसे समझो, देखो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मान लो एक लड़की है और भैया वो बहुत अच्छी है, वो दूसरों को सम्मान देती है, अपने मम्मी पापा का बात मानती है, घर से बाहर गई है तो सिर्फ पढ़ती है, वो फालतूगिरी नहीं करती, वो किसी के साथ घूमती वगैरह नहीं। यही लड़कों पे भी यही लागू होता है कि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इसके तो मेरे भाई अच्छे लक्षण हो गए और यही अच्छे लक्षण उसकी विशेषता भी तो होंगे ना। तो उसी प्रकार जो गुड टीचिंग है वही तो मेरे भाई उसकी विशेषताएं ना हो जाएंगी। तो आ जाओ समझते हैं इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनको समझते हैं मेरे भाई, यानी शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है।
अच्छे शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। कहने का मतलब है एक गुड टीचिंग है तो आपको दिशा निर्देशित कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है कि मेरे भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ये मेरे भाई एक तो फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सेकंड समझो, अच्छा शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होता है। ये नहीं कि एक तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और आप पूछ दिए कि सर जी ये नहीं समझ में आया और पीछे आपको बल भर वो आके पीट पाट दिए, तो ये अच्छा शिक्षण नहीं हुआ ना। तो उसमें दया और सहानुभूति दोनों हुआ, तो मेरे भाई सिंपैथी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा शिक्षण सहयोगी होता है। हाँ, हम सबको पता है एक अध्यापक जो होता है वो एज ए फ्रेंड भी होता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट के साथ वो मेरे भाई अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित कर सके, एक दूसरे से घुल मिल के बातें कर सके, तो वो एक सहयोगी भी होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और मुझे टाइम देखते ही मैं आपका रिप्लाई देता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता तो मैं वॉइस के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो अपना 100% देता हूँ, तो एक सहयोगी भी होता है एक अच्छा शिक्षण या फिर एक अच्छा शिक्षक, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा एक चीज यहां पे बताऊं, ये अच्छा शिक्षण एक शिक्षक के प्रोस्पेक्ट में बताया जा रहा है, तो ये भी दिमाग में बना के रखना। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक तरीके से ये एक शिक्षक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके भी समझते रहना। अच्छा शिक्षण मेरे भाई उसमें सुझाव होता है, वो बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस 4th पॉइंट को भी समझते रहिएगा। इसको कम से कम मैं 15 से 20 पॉइंट सेलेक्ट किया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। गुड टीचिंग आखिर होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। अच्छा शिक्षण जनतंत्री होता है। जनतंत्री मतलब समझते हो कि देखो सबसे पहले क्या था ना, आज के मेरे भाई जब हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं था तो वो क्या होता, शिक्षा थी ना वो अध्यापक केंद्रित थी। अध्यापक है जो चाहता था वही पढ़ाता था, लेकिन अब क्या है बाल केंद्रित है, यानी जो स्टूडेंट चाहेगा वही पढ़ाया जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से जो अच्छा शिक्षण है वो जनतंत्री है, यानी इसमें स्टूडेंटों की छात्राओं को भी सुनी जाएगी, ये कहने का इसका मतलब है। उसके बाद देखो अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, ठीक है। देखो कहने का मतलब है अगर एक मेरे भाई गुड टीचिंग है, एक अच्छा टीचर है तो आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको तरह तरह की जीवन परिचय से रूबरू कराएगा, आपको प्रेरणाएं देगा, तो ये इसके कहने का मतलब है। अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है। सुनियोजित मतलब समझते हो, जैसे मैं टीचिंग करा रहा हूं आपको, अगर बीएड का सिलेबस ही कवर करा रहा हूं तो मेरे भाई सुनियोजित तरीके से। अभी माइक्रो टीचिंग सबके लिए था तो माइक्रो टीचिंग का एक लेक्चर मैं अपलोड कर दिया, उसके बाद सिमुलेशन टीचिंग सब में था तो सिमुलेशन टीचिंग का एक मेरे भाई अलग से लेक्चर अपलोड हो गया। शिक्षण विधियां सब में है तो उनका एक अलग से मेरे भाई लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो यानी ये सुनियोजित तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ये अच्छे शिक्षण की ये मेरे भाई विशेषताएं हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट समझो, अच्छा शिक्षण बालक के अनुभवों को मान्यता देता है। बालक के अनुभवों का मतलब समझ रहे हो, हमारा एनसीएफ कहता है ना बालक के कुछ सिखाओ तो पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाओ। कहोगे सर जी क्या यहाँ पे पूर्व ज्ञान ला दिए, भैया इसलिए लाया हूं ना, पूर्व ज्ञान को ही हम कह सकते अनुभव। अगर एक बालक मेरे भाई शुरू से अगर अपने पापा को पानी का स्रोत टोटी मानता हुआ आ रहा है कि उसके पापा नहाने जाते हैं तो टोटी ओपन कर देते हैं, यानी वहीं से पानी आता है नल से, तो ठीक है भैया। तो एक स्टूडेंट है उसका अनुभव क्या, अगर उससे पूछोगे पानी का स्रोत क्या है तो वो कहेगा भैया नल है। अब कहोगे अरे क्या बवाल बता रहा, पानी का स्रोत तो हिमालय हो सकता है, गंगा नदी हो सकती है, ठीक है, मानसरोवर हो सकती है, झीलें हो सकती है। नहीं भैया, उसके अनुभवों को मान्यता दो, बोलो हाँ बेटा बहुत अच्छे, पानी का स्रोत नल होता है, लेकिन बच्चे ये बताओ नल कहां से आता है, तो पानी कहां से आता है नल में। तो इसी तरीके से बालक को ज्ञान में जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ाओ, लेकिन उनके अनुभवों को भी मान्यता दो। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। आ जाओ भैया आगे चलते हैं। देखो अच्छा शिक्षण शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देता है। शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देता है कहने का मतलब है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे बिलीव कर रहे हो कि हाँ ये हिमांशु सर हैं और ये अपने अनुसार सिलेबस कवर करा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले 5-6 दिन या 10 दिन पहले ये हमारा सब सिलेबस कवर करा देंगे। यानी जो शिक्षक के अनुभव हैं उनको भी आप मान्यता दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये गुड टीचिंग के मेरे भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उम्मीद करते इतने भी आप लोग समझे होंगे। उसके बाद अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। ये तो सब जानते हैं कि मेरे भाई एक गुड टीचिंग है तो उसमें प्रोग्रेस आना तो जरूरी है, वो प्रोग्रेस आएगा ही आएगा, उसको कोई छुपा के नहीं रख सकता। अच्छा शिक्षण कठिनाइयों का निदान करता है, हम सबको पता है बालक को अगर पढ़ा रहे हो, बालकों को कठिनाई आ गई तो उसका आप निदान कर रहे हो, ये मेरे भाई गुड टीचिंग के अंतर्गत आएगा। ये नहीं कि स्टूडेंट कुछ पूछ दिया उसको चुप करके बैठा दिया, अरे चुप बैठो तुम कुछ नहीं जानते, तो ये गुड टीचिंग का मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट,
अच्छा शिक्षण उपचार पूर्ण होता है, दोनों का एक ही सेंस कहने का मतलब है, दोनों में हम लोग बच्चों के प्रॉब्लम को निदान करते हैं, उसको मेरे भाई कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद 13 पॉइंट समझो, अच्छा शिक्षण आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास समझते हो ना, स्टूडेंट के अंदर मेरे भाई, स्टूडेंट के अंदर भी आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और शिक्षक के अंदर भी आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि हम जो पढ़ा रहे हो स्टूडेंट सीख रहे हैं, और जो स्टूडेंट भी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सर जो पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक पढ़ा रहे हैं, यानी आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। गुड टीचिंग, उम्मीद करते हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसे भी समझे होंगे। उसके बाद देखो, अच्छा शिक्षण ज्ञान का मूल्यांकन करता है। आप जो भी सीखे हो तो लास्ट में क्लास जैसे समाप्त होती है तो हम बच्चों से तरह तरह के प्रश्न कौशल प्रश्न करते हैं ताकि बच्चे ने क्या सीखा उसको हम जाने, ये अच्छे शिक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद अगला पॉइंट समझो 15। कहोगे सर जी इतना काहे ले लिए, इतना 15 पॉइंट, भैया इसलिए लिया हूं ना, अगर आप 10-15 पॉइंट लिख के एग्जाम में आ जाओगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के पीछे रीजन ये रहता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि आखिर टीचिंग होती क्या है। कहोगे सर जी क्या होती टीचिंग, भुला रहे हैं, आ जाओ एक बार और समझाता हूं टीचिंग क्या होती। यहां पे समझो, देखो यहां पे मान लो मैं हूं, यहाँ पे मान लो मैं हूं, ये थोड़ा सा मान लो मुस्कुराते हुए मैं हूं, और यहाँ पे मान लो आप हो, ये बिल्कुल गुस्से से लाल कि मेरा सिलेबस नहीं कवर करा रहे हो, क्लासेज नहीं ले रहे हो। तो मैं आपके बोला कि आप आके बोला अरे भैया काहे परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना आपका सिलेबस कवर करा दूंगा। तो कहोगे सर जी सब बताने के पीछे क्या, अब टीचिंग की परिभाषा देने जा रहा हूं कि भैया एक ज्यादा परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को अगर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नॉलेज दे रहा है, तो हम कहेंगे भैया शिक्षण का कार्य हो रहा है। कहोगे सर जी ऊपर बता चुके हो, हाँ आपको रिकॉल करा रहा हूं, तो आपको याद करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक मेरे भाई कम मैच्योर व्यक्ति को ज्यादा मैच्योर व्यक्ति यदि सिखा रहा है तो हम कहेंगे शिक्षण का कार्य हो रहा है। एक बार और कहूंगा कि कम जानने वाले व्यक्ति को ज्यादा जानने वाला व्यक्ति अगर कुछ सिखा रहा है तो हम कहेंगे शिक्षण का कार्य हो रहा है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम जान रहे हो, बट आप एज ए स्टूडेंट हो ना, तो आप कुछ चीजें सीख रहे। देखो आप कोई चीज तभी सीख सकते हो जब अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हाँ ये अध्यापक मुझे कुछ नहीं सिखा सकता। अगर आपके दिमाग में है कि अध्यापक मुझे कुछ नहीं सिखा सकता ना, तब आप कुछ सीख ही नहीं सकते। आप एज ए स्टूडेंट बनके, लर्नर बनके कुछ चीजें सीखोगे तभी सीख पाओगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई इसकी डिफिनेशन आप समझे होंगे। आप शिक्षण की आवश्यकताओं को समझो, इसके नीड को समझो। ठीक है, देखो शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। हाँ कहोगे सर जी बात तो सही है, हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं, हम लोग सिमुलेशन टीचिंग करते हैं, तरह तरह की हम ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम अपने कौशलों का विकास कर सके, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ा सके। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना। हाँ भैया बात तो सही है, हम कुछ सिखा रहे हैं तो ज्ञान है ना प्रदान कर रहे हैं, तो शिक्षण का कार्य होता है ज्ञान प्रदान करना। उम्मीद करते हैं इसकी आवश्यकताओं को समझे होंगे। अगला समझ लो, छात्रों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर हम कहते हैं गुड टीचिंग है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया। जैसे एक तो पीछे लड़का बैठा खूब बदमाशी कर रहा है, हम अगर गुड टीचिंग प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे के मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं, उसको हम सिंपैथी दे रहे हैं, उसको हम मेरे भाई कि अच्छे से समझा रहे हैं, तो उसके व्यवहारों में परिवर्तन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को। उसके बाद वर्तमान तथा भावी जीवन की सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर आप भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो शिक्षण उसका एक प्रमुख साधन है। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो बीएड इंपॉर्टेंट है ना, तो बीएड की क्लास कौन ले रहा है, तो द परफेक्ट स्टडी पे ले रहा है। तो एक तरीके से आपके भावी जीवन की ये तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं। उम्मीद करते हैं इसे समझोगे। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कहने का मतलब है आप बच्चों को मेरे भाई कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कुछ दिशा दे रहे हो, तो उसमें वैज्ञानिक आधार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण आवश्यक है। ऊपर हम लोग समझे हैं कि हाँ अगर छात्रों को ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो टीचिंग उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। अब मैं आपको मान लो कोई चीजें बताता हूँ, टेलीग्राम पे कोई अपडेट देता हूँ, तो क्या होता है सूचना ही तो प्रदान करते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे क्या जरूरी है कि शिक्षण का कार्य खाली अध्यापक करे? कहोगे नहीं सर जी शिक्षण का कार्य अध्यापक ही नहीं कर सकता, हमारे मम्मी पापा, हमारे अंकल आंटी, हमारे फूफा फूफी, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, नात रिश्तेदार, सब लोग हमें किसी न किसी रूप में हमारे ज्ञान में वृद्धि करते ही करते हैं। तो भैया कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि शिक्षण का कार्य सिर्फ अध्यापक ही करे, नहीं, शिक्षण का कार्य कोई भी कर सकता है। कैसे कोई कर सकता है? क्योंकि डिफिनेशन से ही पता चलता है कि ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कम जानने वाले व्यक्ति को सिखा रहा है, तो उसे हम कहेंगे शिक्षण। तो ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, औपचारिक रूप में आपका अध्यापक और अनौपचारिक रूप में आपके परिवार, आपके समाज के लोग भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। ठीक है, 7 पॉइंट समझो।
छात्रों में विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षण आवश्यक है। इसकी इंपॉर्टेंस और इसको भी समझते रहिएगा। हाँ भैया, बात सही है। उसके बाद शिक्षण छात्रों के जीवन के अनुभव से अवगत कराता है। शिक्षण छात्रों को जीवन के अनुभव से अवगत कराता है। कहने का मतलब है तरह तरह के हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, समाज में कैसे रहना, कैसे क्या बोलना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो उनके जीवन के अनुभव से हम लोग अवगत कराते हैं। ये कहने का मतलब है भैया शिक्षण के। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछता है, वरना देखो अगर मेरे भाई यही अगर मैं आपको समाप्त कर देता कि शिक्षण समाप्त हो गया अब, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक मिस हो जाती और मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। मुझे ये लगता कि नहीं भैया बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है। तो भैया इसको भी मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। हर साल एग्जाम में पूछता भी है कि शिक्षण, अनुदेशन, अनुबंधन और प्रशिक्षण में अंतर बताओ, ठीक है। डिफरेंस इन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंडीशनिंग, ट्रेनिंग में क्या अंतर है। तो चलो आओ एक के अंतर के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी और आप जाके अपना भैया तैयारी करना या फिर कुछ और पढ़ना या फिर इसको रिवीजन कर लेना। उसके बाद देखो टीचिंग क्या होती है। ऊपर हम लोग समझे थे शिक्षा एक व्यवस्थित क्रियाओं का ऐसा समन्वय है जिसके अंतर्गत शिक्षक एक योजनाबद्ध तरीके से छात्रों से पारस्परिक क्रिया द्वारा उनके ज्ञान एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ऊपर हम लोग समझे थे कि मेरे भाई शिक्षण का कार्य यह था कि हम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना, ठीक है, तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता का प्रयास करना। ये मेरे भाई शिक्षण का कार्य होता है। और शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। और त्रिध्रुवी का मतलब क्या होता है, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तुएं, ये दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो अब देखो ये तो हम लोग समझ गए ना शिक्षण क्या होता है। उसके बाद अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो मेरे भाई अनुदेशन का सामान्य अर्थ है निर्देश देना। अभी मैं प्रोग्राम्ड लर्निंग बताया था आपको, चैप्टर पढ़ा चुका हूं कि अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन अभिकमित अनुदेशन क्या होता है, उसमें बताया था। हम एक दिशा देते हैं, एक सूचना देते हैं बच्चों को, तो वो मेरे भाई इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगा। यानी कक्षा शिक्षण के मध्य शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देकर ज्ञानात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसे हम कह सकते हैं जिसे हम अनुदेशन के अंतर्गत रखते हैं। ये मेरे भाई इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगा। ये इसमें डिफरेंट पूछता है हर साल, तो ये एग्जाम में अपने लिख के जरूर आइएगा, इसको समझते रहिएगा। अनुबंधन, कंडीशनिंग, आप कहोगे सर जी ये तो बात सही है, ये आप इस चीजों को पढ़ाए हो। मेरे भाई यसार का सिद्धांत किसने दिया था, यसार का सिद्धांत किसने दिया था और आर्यस का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ तो। सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, यसार का सिद्धांत आपके थर्नडाइक साहब दिए थे। कैसे दिए थे, अभी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो अगर भुला रहे हो तो। सबसे पहले हम अनुक्रिया तब करेंगे जब हमारे सामने स्टिमुलस, हमारे सामने उद्दीपक आएगा, हमारे सामने मछली आएगी तभी बिल्ली पिंजरा खोलेगी। लेकिन भैया स्किनर कहते इसके उल्टा दिए, स्किनर बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले हम अनुक्रिया करेंगे तब जाके हमें कुछ प्रदान मिलेगा। हम अगर चोंच नहीं मारेंगे तो हमें दाना नहीं मिलेगा। लेकिन भैया आपकी थर्नडाइक कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम भैया क्रिया ना करें, अगर हमारे सामने उद्दीपक ना लाओ तो कोई भी कार्य क्रिया नहीं करेगा। ये अनुबंधन, ये मेरे भाई कंडीशनिंग का अर्थ है। आप थोड़ा सा इसे समझ लो। अनुबंधन शब्द मनोविज्ञान से आया हुआ शब्द है जिसमें उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध के बारे में पता चलता है। यानी उद्दीपक, स्टिमुलस या फिर रिस्पॉन्स के मध्य संबंध के बारे में पता चलता है। शिक्षा में अनुबंधन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी संप्रत्यय के अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देते हैं। कहने का मतलब है जब हम कोई क्रिया करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अगर स्टिमुलस आया तो हम मेरे भाई रिस्पांस जल्दी करते हैं। तो ये कंडीशनिंग, ये अनुबंधन का अर्थ है। इसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा। और जो पिछली क्लासेज हो गई, कभी टाइम मिले तो उनको भी आप रिवीजन करते रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग क्या है, हम सब जानते हैं। माइक्रो टीचिंग हो गया, सिमुलेशन टीचिंग हो गया, तरह तरह के हम लोग टीचिंग, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा, प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाया जाता है। आप मेरे भाई अगर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो माइक्रो टीचिंग करा के आपको मेरे भाई दक्ष बनाया जाएगा। कहने का मतलब है आपको उसमें पारंगता हासिल दी जाएगी कि आप उसमें बिल्कुल आप निपुण हो जाओ। कहने का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, ठीक है। इसमें प्राय मांसपेशियों के कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब साफ साफ है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने पर प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी कार्य में आप निपुण हो जाओ। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लो
कि देखो सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो जो बच्चों को अभी नोट्स नहीं मिला है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए। चाहे पैडागोजी वाला सेक्शन अभी आपका रह रहा है तो आप मेरे भाई व्हाट्सअप पे मैसेज करो कि सर मुझे पैडागोजी का नोट्स नहीं मिला। जो भी नोट्स आपको अगर नहीं मिले किसी कारणवश तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से रिविजन करो। नोट्स बिल्कुल सेलेक्टेड है, ताकि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था इस सेमेस्टर में भी आप अच्छा करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलो चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। आपके मन में कभी कोई डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी पे भी जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी पूछ पाछ सकते हो। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हो तो थोड़ा सा द परफेक्ट स्टडी को सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, और थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो ईमानदारी के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। उनको बताओ कि यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग समझे थे, अभी दो चार पॉइंट है मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, 2-4 पॉइंट है यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले देखो शिक्षण का अर्थ, शिक्षण क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ज़्यादा परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अगर कुछ सिखा रहा है तो हम कहेंगे शिक्षण का कार्य हो रहा है। ठीक है, इसके मेरे भाई इसका अर्थ भी यही हो गया। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि शिक्षण एक अध्यापक ही कराए, लेकिन नहीं, शिक्षण आप मेरे भाई एक आपके पास पड़ोस के लोग, आपके माता पिता के लोग, ठीक है, आपके अध्यापक के लोग, आप सभी लोग आपको शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, यदि अध्यापक आपको शिक्षण का कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे औपचारिक रूप से, यदि पास पड़ोस के लोग मेरे भाई शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं तो कहेंगे अनौपचारिक रूप से शिक्षण हो रहा है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझोगे। एक बार लेक्चर को और देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहोगे सर जी एक बार डिफिनेशन और बताओ अपने लैंग्वेज में, तो भैया आ जाओ बता दें, फिर वही डिफिनेशन शुरू करने जाऊंगा कि भैया देखो शिक्षण का अर्थ ही होता है यार कि देखो एक ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कम जानने वाले व्यक्ति को अगर कुछ सिखा रहा है तो हम कहेंगे वहां पे शिक्षण का कार्य हो रहा है। उम्मीद करते इतना समझेंगे। इसके बाद शिक्षण के स्तर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, ठीक है, प्रयोगात्मक स्तर हो गया, सबको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो क्लासेज आएंगी उसमें हम लोग शिक्षण विधियों को कवर करेंगे, और वो शिक्षण विधियां सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो यानी 3 से 4 क्लास में मैं शिक्षण विधियों को कवर करा दूंगा, और 15 से 16 शिक्षण विधियों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ एग्जाम्पल पे हम लोग समझेंगे, और उसका नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना कि किसी कारणवश अगर नोट्स नहीं लिए तो उनको भी हेल्प हो जाए, ताकि वो शिक्षण विधियों में मेरे भाई हर साल एग्जाम में पूछता है तो उनका भी हेल्प हो जाए अगर नोट्स नहीं भी लिए तो। ठीक है, चलो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करो। कभी कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे अपना मेरे भाई क्यूरीज भी छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए कि मेरे भाई चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी आपके साथ हो, महिलाएं भी हो, तो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बड़ों को सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए, और अपना ख्याल भी रखते रहिए, और थोड़ा बहुत द परफेक्ट स्टडी को शेयर भी करते रहिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। चलिए।